पाठ्यपुस्तक भाषामणी कक्षा 7 पाठ 17वां साय। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण स्त्री, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। एक दिन लंबे अरसे बाद एक पत्र मिला। नैरोबी के किसी अस्पताल से आया था। लिखा था, पहले अस्पताल में जगह नहीं मिली, बाद में स्थान तो मिला, किंतु इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा? कुछ सूझता नहीं, लेकिन भरोसा रखना, भगवान रखवाला है। पत्नी पत्र पढ़ती और रोती। फिर उन्होंने अनेक चिट्ठियां डाली और फिर तार, तब कहीं कीनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है। एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ रुपए पहुंच गए। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुंचते रहे। पत्र में लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब मैं पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। धीरे धीरे अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा हूँ। शहर के पास कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी। विस्तार से सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी। धीरे धीरे
लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं उनका अक्षरशः पालन करते हैं, कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा। पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। छठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें। वह प्रतीक्षा करेगा। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष
कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में वह जिले भर में प्रथम रहा। खेलों में भी पहला स्थान मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो भी वह पापा को भेजना न भूला। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, परंतु अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चने आ जाती और उसका आना स्थगित हो जाता। पांवों पर पंख बांधकर समय अबाध गति से उड़ता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, परंतु पिता के घर आने की संभावना न दिखाई दी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। एक बार अंतिम बार देखना चाहती हैं। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला और इलाज
के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी पूरी योजना बना डाली। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीजा सब देखते देखते बन गए। पापा की रुचि की कुछ चीजें लेकर एक दिन वह दिल्ली से विमान द्वारा रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा पत्र में दिए हुए पते पर गया, परंतु वहां ताला लगा था। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी यहाँ अवश्य रहते हैं। देर रात को ऑफिस से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक वृद्ध सज्जन ताला खोलने लगे तो देखा कि एक युवक सामान के साथ सामने बैठा ऊँघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में किलक रहा था। उन्होंने पूछा, यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा। कुछ झेंपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर
देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था। बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। आज यह नैरोबी की एक बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वे ठिठक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। भाई बहन सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था। यही हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलकें टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों पश्चात मौन भंग करते हुए खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखकर कहा, जरा सोचो बेटे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते, रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते, और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुल घुलकर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते जहाँ तुम आज हो, वहां तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने
अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा, हम दुर्बल, असहाय और अकेले होते हुए भी सहारे की एक अदृश्य डोर के साथ बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं। उनका गला भर आया, तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। बेटे अपने साझे कारोबार में से उनके ही हिस्से के पैसे मैं तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम बड़े हो गए, मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। लेखक हिमांशु जोशी।